Alright guys, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइस. सही है. प्राइस क्या चीज़ होती है? What is meant by the word price? Price basically क्या चीज़ है? Let's talk about it. What is price? Price एक अमाउंट है जो कि एक बंदा पे करता है ओनरशिप ट्रांसफर करने में. कौन पे करता है? कंज्यूमर पे करता है किसी प्रोड्यूसर से चीज़ खरीदते हुए. दैट इज द प्राइस ही पेज to transfer the ownership from the seller to the buyer. That's price. Who pays the price? Consumer pays the price. Okay. Price क्या चीज़ है? If we want to define the word price, price क्या चीज़ है? Price is the monetary, पैसे की वैल्यू ऑफ अ गुड और सर्विस. सही है. मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ उसकी भी एक सर्टेन प्राइस है. सही है. मिसाल के तौर पे हम गाड़ी खरीदते हैं उसकी भी एक सर्टेन प्राइस है. हम कपड़े खरीदते हैं उसकी भी एक सर्टेन प्राइस है. प्राइस इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ गुड और सर्विस. तो यानी कि अगर हम बात करें प्राइस के बारे में तो प्राइस बेसिकली क्या है? प्राइस इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ गुड और सर्विस. किसी भी गुड और सर्विस की मॉनेटरी वैल्यू यानी कि पैसे की वैल्यू इज नोन एज प्राइस. अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. यानी कि प्राइस इज पेड बाय कंज्यूमर और कस्टमर. सही है. जब भी कोई खरीद रहा हो तो ये प्राइस पे करेगा. अच्छा, यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि प्राइस इज द अमाउंट paid for transferring ownership from the seller to the buyer. अच्छा, जब भी बात हो how is price determined? Price is determined by forces of demand and supply. सही है. फोर्सेस का मतलब क्या है? डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस होती हैं, कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, प्राइस बताता है. बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत हो गई तो प्राइस बढ़ती जाएगी, उसकी डिमांड बढ़े जा रही है. अच्छा, किसी चीज़ की सप्लाई बढ़े जा रही है, प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे. हर जगह अवेलेबल हो गई है वो चीज़, बहुत आ गई है मार्केट के अंदर, प्राइसेस गिरेंगे. हम इसको और डेप्थ में भी देखेंगे. तो यानी कि इज डिटरमिन्ड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई. अच्छा, एक चीज़ एक अलग सी चीज़ है ये मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा, समटाइम्स प्राइसेस आर नॉट डिटरमिन्ड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, but rather the government helps to fix the price. ज़्यादातर चीज़ें ये नेसेसिटी टाइप की होती हैं. तो गवर्नमेंट यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी में, थोड़ा सा इकोनॉमी को टच कर रहा हूँ, उसमें डिमांड सप्लाई से डिटरमिन नहीं होती, गवर्नमेंट फिक्स करती है प्राइस. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. यानी कि इन मोस्ट केसेस इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई. अच्छा, अब अगर हम बात करें, एक हेडिंग में यहाँ लिख रहा हूँ, हाउ आर प्राइसेस डिटरमिन्ड. हाउ आर प्राइसेस डिटरमिन्ड. प्राइसेस डिटरमिन्ड कैसे होती है? Prices determined कैसे होती हैं? How are prices determined? By intersection of demand and supply. कभी बार इस डेफिनेशन के आगे लिखा होता है by intersection of demand and supply in a free market economy. यानी कि in a free market जहाँ गवर्नमेंट नहीं है वहाँ सिर्फ डिमांड सप्लाई से प्राइसेस डिटरमिन. अच्छा, ये y एक्सिस x एक्सिस, यहाँ क्या होता है? प्राइस. लेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सिस को लेबल नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. सही.
ये क्वांटिटी। मैंने अभी आपके सामने ये डिमांड है ऐसे लिख दिया 246, ये डिमांड है। अभी ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है साइड पे। अब मैंने सप्लाई भी ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। जहां भी डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होते हैं वहां प्राइस डिटरमिन होती है। लेट्स सपोज ये क्वांटिटी 100 है, ये प्राइस 4 है P, ये E इक्विलिब्रियम है, इस जगह पे इक्विलिब्रियम सही है, क्योंकि इस जगह पे क्वांटिटी डिमांडेड भी 4 रुपए पे 100 है, क्वांटिटी सप्लाइड भी 4 रुपए पे 100 है। क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। जब भी ये इक्वल इक्वल होगा तो उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे, सही है, ये इक्विलिब्रियम है। हाउ आर प्राइसेस डिटरमिन्ड बाय इंटरसेक्शन, हाउ आर प्राइसेस डिटरमिन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड वी हैव इट हियर, सही है। याद रखिएगा जब भी प्राइसेस इक्विलिब्रियम से ऊपर या नीचे लगाए जाएंगे वो डिसइक्विलिब्रियम बन जाएगा। अभी तो ये इक्विलिब्रियम है। एंड हाँ, जब डिमांड सप्लाई बढ़ती है, याद रखें डिमांड सप्लाई राइट की तरफ डिमांड सप्लाई बढ़ती है, डिमांड सप्लाई कम लेफ्ट की तरफ होती है। तो जब डिमांड सप्लाई बढ़ती कम होती है तो वो डिसइक्विलिब्रियम नहीं होता, इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन न्यू इक्विलिब्रियम बनता है। जैसे हम आगे लिखेंगे हाउ डू प्राइसेस चेंज, सही है। अब हम बात कर रहे हैं हाउ डू प्राइसेस चेंज। प्राइसेस चेंज कैसे होती हैं? चेंजेस ड्यू टू शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई, ड्यू टू शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। शिफ्ट्स पे मैं फोकस करूंगा, शिफ्ट जब होगी तो प्राइसेस चेंज होंगी। अब मिसाल के तौर पे मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं यहाँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई, जहां भी ये दोनों मिलेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। लेट्स सपोज वही 4 एंड 100। अभी मैं दूसरा भी ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, ये भी सेम टाइप का ग्राफ बना रहा हूँ। दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस, दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई। जहां भी ये दोनों इंटरसेक्ट होगा ये इक्विलिब्रियम है। कहते हैं 4 का इक्विलिब्रियम, 100 क्वांटिटी। अच्छा, दोनों ग्राफ में अभी तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अगर डिमांड बढ़ जाती है, हमने सारे रीजंस पढ़े, डिमांड या सप्लाई अगर बढ़ती है राइट की तरफ बढ़ती है, अगर डिमांड बढ़ गई, लेट्स सपोज ये क्या चीज़ है, ये जैकेट्स हैं, बहुत सर्दी पड़ गई तो डिमांड बढ़ गई जैकेट्स की, कहाँ बढ़ेगी, राइट की तरफ बढ़ेगी। अब क्या हुआ, डिमांड किसी चीज़ की बढ़ गई, राइट शिफ्ट हो रही है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन राइट की तरफ जा रहा है। अब ये क्या हुआ है, जहाँ भी अब ये सप्लाई को टकराएगा, दिस इज नोन एज E1, दिस स्टैंड्स फॉर न्यू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम 1। याद रखिएगा जैसे ये P है और ये Q है, अब ये देखें नया इक्विलिब्रियम P1, इसको P0 भी लिख सकते हैं और ये फिर बगैर जीरो के आप सिर्फ डायरेक्ट 1, ये 1 क्या बता रहा है, कभी कभार ये ही 1 होता है, फिर ये 2 हो जाएगा। ये सिर्फ बता रहा है पहले वाला कौन सा था, बाद वाला कौन सा है, वरना तो पता ही नहीं चलेगा। अगर सिर्फ यूं नहीं देख रहे, यूं देख रहे, पहले वाला ये था या ये था, पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए बनाया जाता है। आप नोटिस करें जब डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़ी। अभी क्लियर है? तो एक चीज नोटिस करें, अब ये डिमांड बढ़ी है, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, यहाँ हुआ क्या है, डिमांड बढ़ी, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ D। जब भी किसी भी चीज की बहुत डिमांड हो गई है तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो यानी कि किसी भी चीज की जब डिमांड बढ़ती है प्राइस बढ़ती है। मुझे एक बात बताएं, जब डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ी, सही। जब प्राइस बढ़ेगी, सिंपल, अगर हम सिर्फ तोड़ के बात करें, अकेले इस ग्राफ के बारे में बात करें, नॉर्मल जब 4 का था, प्रोड्यूसर 100 बना रहा था, भाई अगर 6 हो गई प्राइस तो प्रोड्यूसर कहेगा सब छोड़ो यही बनाओ, यही लॉजिक थी ना सप्लाई की। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये एक्सटेंशन इन सप्लाई है या कॉन्ट्रैक्शन, सप्लाई बढ़ रही है, एक्सटेंशन इन सप्लाई।
तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ रख के आपको बताऊँ कि जब डिमांड बढ़ी प्राइजेस बढ़ी, तो प्राइस बढ़ी, प्रोड्यूसर ने कहा सब छोड़ो भाई, थोड़ा और बनाओ, ये चीज़ ज़्यादा अर्न करेंगे इससे। तो ये देखिए ये एरिया क्या शो कर रहा है, एक्सटेंशन इन सप्लाई। आर वी क्लियर विद द आइडिया? इज एवरीवन क्लियर? सप्लाई, प्राइस बढ़ी तो क्या हुआ, सप्लाई बढ़ी, और ये एक्सटेंशन इन सप्लाई हुआ। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? अच्छा, ब्लैक मार्कर नया था। अच्छा, तो ये हमें क्या कहते हैं, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट गाइस? अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, अब किसी भी रीज़न की वजह से, यानी कि जैकेट की बहुत डिमांड हो गई, बहुत सर्दी पड़ गई है, जैकेट वाले प्राइसेस बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर डिमांड किसी चीज़ की कम हो गई किसी भी रीज़न की वजह से, अब लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे टाइपराइटर की अब ज़रूरत नहीं है, डिमांड कम पे कम होती जा रही है, नो वन नीड्स अ टाइपराइटर राइट नाउ, डिमांड कम हो गई। कहाँ कम होती है? डिमांड सप्लाई लेफ्ट की तरफ कम होता है, राइट की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट की तरफ कम होते हैं। अब आपके सामने E1, ये नया इक्विलिब्रियम, ये P था और ये Q था। अब क्या हो रहा है, जब डिमांड कम हो गई, किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी, उसकी प्राइस कम हो जाएगी, डिमांड ही नहीं है उस चीज़ की, कौन खरीदेगा? तो जब किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है, D फॉर डिमांड, तो व्हाट हैपेंस इज प्राइस गोज डाउन। इज एवरीवन क्लियर? अब मुझे एक बात बताएं, मैं यही लॉजिक यहाँ लगा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर जब प्राइस कम हो गई, डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हो गई, जब प्राइस कम हो गई, प्रोड्यूसर का छोड़ो, बेकार चीज़ है, कम बनाते हैं, ये लॉजिक है ना, प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ी, प्राइस कम हुई प्रोड्यूसर ने सप्लाई कम करी। ये एरिया, ये एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑन सप्लाई। ये क्या था, एक्सटेंशन। तो यानी कि अब थोड़ा सा आपको ये, यानी कि ये वाले ग्राफ को मैं यहाँ, ये क्या है, एक्सटेंशन ऑन सप्लाई, एक्सटेंशन इन सप्लाई, सही है। अच्छा, ये क्या था, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। इज एवरीवन क्लियर? ये थोड़ा सा ब्लरी पॉइंट होगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमें समझ में आ गया डिमांड बढ़ने कम होने से क्या होगा, प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट। अब हम सप्लाई पे बात करते हैं। अब ये मैं ब्लू से एक ग्राफ बना रहा हूँ, इसी तरह से दोनों ग्राफ से मिलर है। ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस, ये है डिमांड, ये है सप्लाई। जहां भी दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, वही 4 रुपए रखते हैं। ये बेसिकली क्या है हमारा, ई, इक्विलिब्रियम, 100 क्वांटिटी Q, ये प्राइस P। दूसरा ग्राफ भी इसी के नीचे बना रहा हूं, क्वांटिटी प्राइस, ये क्या है, डिमांड, ये क्या है, सप्लाई। जहां भी दोनों इंटरसेक्ट होंगे, ये E इक्विलिब्रियम होगा, वही हम क्वांटिटी अपनी 100 रख रहे हैं, ये Q। अच्छा, फिर इसके बाद P। दोनों ग्राफ अभी तो सेम है। अब हम सप्लाई पे रख के बात करते हैं, डिमांड को वहीं का वहीं रखते हैं, सही है। अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ गई, हर जगह वो चीज़ अवेलेबल है, हर दुकान में, हर बंदे ने अपने पास क्या कहते हैं उठा के रखी है। जैसे सैनिटाइज़र, इतनी सारी, वो मॉर्टिन टाइप की भी एक कंपनी थी, वो भी मैंने कल परसों सैनिटाइज़र खरीदने गया दुकान के अंदर, इतनी सारी कंपनी सैनिटाइज़र बनाई थी, मैंने कहा ये भी सैनिटाइज़र बना रही है। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ गई, डिमांड सप्लाई बढ़ते कहाँ है, राइट की तरफ बढ़ते हैं, सही है, सप्लाई बढ़ गई, तो ये क्या हुआ, नया इक्विलिब्रियम बन गया, E1। एक बात बताएं, जब एक चीज़ बहुत सप्लाई होगी, हर दुकान में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, कोई भी चीज़ बहुत अवेलेबल होगी, हर जगह अवेलेबल है, तो व्हाट विल हैपन, जैसे पिज्ज़ा देख लें, हर जगह पिज्ज़ा खुल गए, सही है, तो क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा, प्राइसेस कम हो गई। यानी कि जब सप्लाई बहुत हो जाएगी किसी भी चीज़ की, तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगी। अब एक चीज़ इस पे रख के बात करते हैं, सेपरेट कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, डिमांड पे रख के। तो एक बात बताए, अगर एक चीज़ पहले 4 की थी, प्रोड्यूसर कितनी बना रहा था, 100, अब इस चीज़ की प्राइस कम हो गई, 2 रुपये पे आ गई, सही है। एक चीज़ 4 थी, कितनी डिमांड हो रही थी, 100, अब प्राइस 2 हो गई उसकी, तो क्या होगा, कंज्यूमर्स कहेंगे हमें और चाहिए ये चीज़, 120। तो एक बात बताएं, ये यहाँ ये हो क्या रहा है, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, डिमांड में एक्सटेंशन हो रही है। तो यानी कि ये जो मैं ग्रीन सर्व कर रहा हूँ, ये तो हमें समझ में आ गया, सप्लाई ज़्यादा होगी, कोई भी चीज़ बहुत सप्लाई होगी, प्राइसेस गिर जाएंगे, सही है। अब ये क्या हुआ,
ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हमने यहाँ एरो बनाया था, ये बेसिकली क्या है, एक्सटेंशन इन डिमांड, डिमांड एक्सटेंड हुई है। इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट रख के हम बोलते हैं सप्लाई कम हो गई, कहीं भी वो चीज़ नहीं मिल रही है, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, ख़त्म होती जा रही है कोई भी चीज़ ऐसी है। तो सप्लाई, डिमांड सप्लाई बढ़ते राइट की तरफ है, डिमांड सप्लाई कम कहाँ होते हैं, लेफ्ट की तरफ कम होते हैं। गैस वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम होते जा रहे हैं, सही, हर जगह यूज़ हो रहे हैं। तो सप्लाई की अगर कम हो गई, लेट्स सपोज किसी भी रीज़न की वजह से, हो सकता है कोई भरोसा नहीं, हमारे लोगों का एक्सपोर्ट ही करते हैं सारे, सही है, तो यहाँ क्या हुआ, सप्लाई जब कम हो गई, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, कोई चीज़ शॉर्टेज हो गई है, सो व्हाट विल हैपन, प्राइसेस तो बढ़ेंगे, ये प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी कम हो गई। तो यानी कि कोई चीज़ की सप्लाई अगर कम होती है, मिसाल के तौर पे सप्लाई कम हो गई, शॉर्टेज हो गई, तो उसकी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब मुझे एक बात बताएं, जब जब प्राइस बढ़ती है, मिसाल के तौर पे इसी ग्राफ पर रख के बात करते हैं, सही, जब प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, 4 से प्रोडक्ट की प्राइस 6 हो गई, कंज्यूमर कहेगा छोड़ यार महंगा हो गया, तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन। तो यानी कि ये वाला पार्ट, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, दिस शोज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यानी कि हमें समझ में आ गया, एवरी शिफ्ट creates a change in price in most cases depending on the elasticity. So that means there is either an extension or contraction either on demand or supply depending on किस चीज़ पे impact हुआ है। Are we clear with this so far? अच्छा, अगर मैं इसकी समरी पे बात करूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ें, सही है, इसकी समरी क्या है, इसकी समरी अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे कोई 2 रीज़न बताएं जिससे प्राइस बढ़ेगी, क्या 2 रीज़न होंगे, डिमांड सप्लाई से रिलेटेड, डिमांड बढ़े या कम हो, पहले डिमांड पर बात करें, प्राइस कैसे बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, एंड प्राइस बढ़ेगी कैसे, सप्लाई से, सप्लाई कम हो जाए। अच्छा, अगर इसी तरह से हम रखें, मैं अगर पूछ रहा हूँ तुम लोगों से प्राइस कम कैसे होगी, डिमांड सप्लाई को रखते हुए अगर बात करें, आपने कहा डिमांड ही कम होगी, कोई खरीद ही नहीं रहा, प्राइस कम हो जाएगी, या सप्लाई बहुत होगी, तो ये इसकी अभी समरी है। क्या दोनों इम्पैक्ट एक साथ हो सकते हैं डिमांड सप्लाई पे, हाँ हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम मल्टीपल इम्पैक्ट पे बात करें, एक टाइम पे मिसाल का कॉन्सेंट्रेट करें डिमांड एंड सप्लाई, मिसाल के तौर पे कोई 400 इक्वली, लेट्स सपोज डिमांड बढ़ी, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ गई, राइट शिफ्ट हुआ, आपके सामने प्राइस बढ़ने वाली थी, 6 पे जाने वाली थी, लेकिन जैसी डिमांड बढ़ी उसी वक्त किसी भी रीजन की वजह से सप्लाई भी बढ़ गई। D1 S1, अगर ये S2 लिखा होता इसका मतलब क्या है कि डिमांड पहले बढ़ी थी, फिर शायद अगले महीने अगले हफ्ते सप्लाई बढ़ी है, सही है, लेकिन ये S1 D1 S1 यानी कि डिमांड बढ़ी उसी वक्त सप्लाई भी बढ़ गई। अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, D1 S1, ये टच यहाँ हो रहा है, ये E1 है ना, प्राइस पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, बल्कि 120 हो गई, डिमांड भी बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी, सही है, तो क्या हुआ, अगर दोनों सेम रेशियो से बढ़ेंगे तो क्या होगा, अगर यानी कि डिमांड, इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, अगर डिमांड भी बढ़ी है, सप्लाई भी बढ़ी है, तो क्या होगा, सेम अमाउंट से बढ़ी है, सेम अमाउंट, सेम रेट या सेम अमाउंट, तो क्या है, नो चेंजेस इन प्राइस। Is everyone clear with this अभी तक? अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और यहाँ चलते हैं। अब इसमें अगर क्वेश्चन आया, यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई एक्सप्लेन हाउ द इंक्रीज इन डिमांड, जैकेट्स की डिमांड बढ़ गई है, लेट्स सपोज, यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम एक्सप्लेन how an increase in demand for jackets would have an impact on price and quantity. Let's suppose एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, कि सबसे पहले क्या होगा, सर्दियाँ पड़ी, अब लेट्स सपोज explain the impact
using demand and supply diagram to explain how an increase in cold weather can affect the price and quantity of the jacket market. सबसे let's assume it's a 5 mark question. कितने मार्क का क्वेश्चन है? 5 मार्क्स. पैराग्राफ तो इसमें करने की जरूरत नहीं. सबसे पहले हम इस 5 मार्क के क्वेश्चन को, सिर्फ डिमांड ही बढ़ी है ना, सर्दी बढ़ी है तो डिमांड बढ़ी है, तो यानी सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? सिचुएशन पे बात करेंगे. सिचुएशन कितने मार्क की? 1 मार्क. 1 मार्क का मतलब there has been an increase in cold weather. This would increase demand for jackets, causing a right shift. This can be shown through the following graph. फिर इसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे इसका. डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी. सही है, जहाँ भी ये टकराएगा 4 प्राइस, वही अपना एग्जाम्पल, ये इक्विलिब्रियम. अब अगर डिमांड बढ़ गई, राइट की तरफ बढ़ेगी. सही है, ये क्या हुआ? सिर्फ डिमांड बढ़ी है तो सिर्फ डिमांड बढ़ाएंगे. सप्लाई पे सिर्फ मूवमेंट होगी, क्या कहते हैं, सही है, शिफ्ट नहीं होगा. सप्लाई पे सिर्फ मूवमेंट, ये वाली एक्सटेंशन होगी. अब डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, जैकेट्स की प्राइस बढ़ेगी. अच्छा, ये ग्राफ बनाना कितने मार्क का है? ये ग्राफ ये तो 1 मार्क का था. ये जब आपने ग्राफ बनाया, ये आपके पास कितने मार्क का है? इसको मैं कहानी के लिए लिख देता हूँ, 2 मार्क्स. 2 मार्क्स का ये. अब आप ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे. ग्राफ एक्सप्लेन. अब ग्राफ एक्सप्लेन एक्चुअली आपके कितने मार्क का होगा? ये ग्राफ के आगे इसी तरह से 2 मार्क्स. आप बोलेंगे ओरिजिनल equilibrium occurred by intersection of demand and supply shown by point E, resulting in a price of P and a quantity of Q. However, the increase in demand shown by D1, या आप आगे लिखते जा रहे हैं, D1 created a new equilibrium E1 at a higher price of P1, सही है, P1 and a greater quantity of Q1. ये explanation 2 मार्क की होगी. इस तरह से ये 5 मार्क कंक्लूड होगा. Are we clear with this? I hope that.